इसके अंदर पहले तो इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला है ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्या कहते हो? ट्रू है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन सा है? F2, फिर ओजोन दूसरे नंबर का है, ठीक है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम O2 इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहते हो? हम लोग ने क्या कहा था? ये आपका सनलाइट की प्रेजेंस में चेंज होता है किसके अंदर? ओजोन के अंदर। यानी यहां क्या कर दें 3 और इधर 2, और इस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। यानी यहां क्या होगा बच्चों? -Q, और डेल्टा H इसका कैसा होगा? पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक। यानी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरे पर आते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, कैसे चेक करोगे? क्या एमओ डायग्राम से चेक कर सकते हैं क्या? नहीं, एमओ डायग्राम सिर्फ किसके लिए होता है? होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। मतलब यदि O2 हो तो आप चेक कर लोगे बनाकर, O2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव, NO ऐसे कंपाउंड हो गए, इनको चेक कर सकते हो। O3 चेक नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? आप स्ट्रक्चर से चेक कर लो, या आप एक काम करो, आप क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते थे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, उसको क्या करते थे? 8 से डिवाइड करते थे, ऐसे ही करते थे। अच्छा, 8 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 2 से डिविजिबल हो जा रहा है तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहोगे आप? डायमैग्नेटिक करोगे। जरा सोचो, ऑक्सीजन में, ओजोन में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 है। बोलो, अब डिवाइड कर दो किससे? रिमाइंडर 2 से डिविजिबल है, यानी ओजोन कैसा मॉलिक्यूल है? डायमैग्नेटिक। बट ऑक्सीजन ऐसे मत सोचना, क्योंकि ऑक्सीजन VBT का एक्सेप्शन है, उसको आप एमओ डायग्राम से ही सोचना। तो ऑक्सीजन वास्तव में कैसे नेचर की गैस है? ये आपका पैरामीटर। इसमें क्या लिखा हुआ है? ओजोन इज पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये आपका गलत है। तो 20 का सही जवाब हो गया बच्चों क्या? चेन्नई। ओके, 21 हो गया था, 21 हो गया था चेन्नई। कोई डाउट है क्या किसी को भी हो? 22 का दिल्ली। किसी को डाउट हो इसमें? ठीक ठीक ठीक। 23 का आगरा। कितने लोग के अब तक सब में सारे सही है? एक गलत हो गया। सारे सही वाले बताओ पहले। बहुत बढ़िया कला का प्रदर्शन है। चलिए, 24 चेन्नई। डाउट है? 25 पढ़ा था आपने वो? ओके, ये एडवांस का सवाल है। 26 कॉपर पाइराइट इन्वॉल्व। पहला सही है, दूसरा सही है। हाँ हाँ, तो वो उसके अंदर आयरन नहीं है क्या? अबे जब स्लैग में रिमूव होने का मतलब क्या है कि वो FeSiO3 की बात ही कर रहे हैं। स्लैग तो यही होता है ना। तो आयरन जो रिमूव हो रहा है एज ए स्लैग रिमूव हो जा रहा है। सेल्फ रिडक्शन स्टेप इज प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर। याद है? फफोली। हाँ, रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन। क्या बकवास है। रिफाइनिंग कौन सी, किसके थ्रू करी जाती है? कॉपर की रिफाइनिंग किसके थ्रू करोगे आप? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू। कोई है धीरवीर महावीर यहां बैठा हुआ जो मुझे रिफाइनिंग के 10 मेथड बता सके? क्या 10 मेथड होते थे?
क्या एग्जैक्टली 10 ही थे? क्या आप मन में, अगर आप मन में काउंट कर पा रहे हो 10 की बजाय 8 भी, तो आप समझ लेना आप राइट ट्रैक पे हो। 8 की बजाय 5 समस्याएं हैं, 5 की बजाय 4 बहुत समस्याएं हैं, 2 ही ईश्वर मालिक है। और सिर्फ आप रिफाइनिंग का एक मेथड समझ पा रहे हो, तो क्लास छोड़ने के तुरंत बाद पास के मंदिर पर जाकर 2 से 2.5 घंटे वहां पर सर के बल लेटे रहे, वही कुछ कर पाएंगे। इंसानी बस से आप बाहर हो गए हैं। अगर आपको एक ही मेथड याद आ रहा है तो ऐसा कोई है जो एक मेथड याद आ रहा हो? प्रभु, आप तो खुद ही प्रभु हैं प्रभु। हाँ बताओ प्रभु, कितने याद है? कॉपी खोला है क्या ये प्रभु? हाँ बोलो। सबसे पहला क्या था? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किनके किनके साथ होता था? डिस्टिलेशन जमाना कदरदान होगा जिनके D10 कॉन्फ़िगरेशन है। लिक्वेशन, फिर भी सुंदर भाई, ठीक। उसके बाद पोलिंग, 3 हो गए। फिर पुडिंग, फिर एमलगमेशन, फिर आपका है एमलगमेशन के बाद क्यूप्लेशन, फिर पार्क्स प्रोसेस, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, फिर जोन रिफाइनिंग, फिर वेपर फेज रिफाइनिंग। ये हैं 10 मेथड। ऐसे ही ध्यान होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही ध्यान होने चाहिए। ओके, तो 26 का हो गया आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। 27 ट्राई ब्रोमो सब्सटेंट किसके अंदर बन सकता है? 26 का हो गया आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। 27 का सही जवाब होगा बॉम्बे, दिल्ली, आगरा। सर आगरा वाला कैसे हो गया? आप ये बताइए कि 3 बीआर लगने के पीछे का कारण क्या था? 3 बीआर लगने के पीछे का कारण क्या था? तो वो कारण ये था कि फिनॉल नहीं रह जाता है, वो बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। और ये माइनस चार्ज ऑर्थो, और तुम्हारी ना कॉपी निकली ना तुम्हारा कुछ निकला हुआ है, आराम से तुम बैठे एंजॉय कर रहे हो, हाँ सुन रहे हो, क्या बात है रोबोट, ऐसे, क्या बात। तो नोबेल मिलने वाला है, मिल गया ना, क्या बात। तो सारे कोहिनूर हमारे पास है। ठीक है, अब सुन ही लो पूरा। Br2NaOH कितना फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो गया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर क्या जुड़ जाएगा? Br वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो आगरा भी सही जवाब होगा। आगरा भी सही है, बॉम्बे भी सही है। क्यों? इप्सो हो जाएगा बॉम्बे में। चेन्नई में क्या होगा? चेन्नई में क्या होगा साहब? चेन्नई में 27 के चेन्नई पेपर दिया था, एक Br मेजर कौन सा होगा? ऑर्थो वाला। क्यों? दिल्ली वाले में पैरा वाला, बिल्कुल। दिल्ली में भी क्या होगा आपका? इप्सो हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट अगला भी जेई एडवांस का क्वेश्चन। चेन्नई वाले में क्या कहते हो? आगरा, बॉम्बे तो ठीक है,
चेन्नई कह रहा है क्लाउड इज एमल्शन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन। गलत जवाब है। एमल्शन दूसरे होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, जिसके एग्जाम्पल हैं बटर, मिल्क, ये वाले। क्लाउड तो एरिजोल होता है, एयर में बना कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी सही जवाब है आगरा बॉम्बे ओनली। 29। अब बताओ, अब कितने लोगों के ऐसे हैं जो सब सही है? 2 लोग। ठीक ठीक ठीक। कितने जिनके 2 से कम गलत हैं? 2 या 2 से कम गलत है? ठीक ठीक, बढ़िया बच्चों, बढ़िया। 20। और आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये आराम से आप कर सकते हो अचीव। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहोगे तो। 29। इसके अंदर सिर्फ क्या करना था? आपको चुनना था, जो मैंने आपको सिखाया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। तो क्या पहले वाले में सही चुना गया है? बिल्कुल सही चुना गया है। दूसरे वाले में भी सही चुना गया है। तीसरा कहा गया है यदि नाइट्रेशन हो रहा हो तो यह ऑर्डर होगा। गलत है, गलत है। इसमें क्या होगा? सबके बराबर होंगे। कब ये ऑर्डर आपका बराबर वाला फॉलो नहीं होगा? सल्फोनेशन में और बहुत बढ़िया। तो सही जवाब है आगरा बॉम्बे दिल्ली। ओके। 30 नंबर, 30 नंबर का सही जवाब है ए बी सी डी ऑल। डाउट? हाँ, ये वाला बताना है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ऐसी जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कुछ ऐसी है। ये 13 है, ये 8 है। ठीक है, ये वाली आपकी कितनी दी गई है? 13। ये बैकवर्ड वाली कितनी दी गई है? 8। डेल्टा एच आप निकाल लोगे, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कैसा? प्लस माइनस? प्लस। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इज 10 किलो जूल। ये आपका एक्स है और एक्स की एनर्जी, ये ग्राफ किसके बीच में होता था? पोटेंशियल एनर्जी और प्रोसेस के बीच में, याद है बच्चों? यानी ये जो वैल्यू दी गई है, ये कितनी दी गई है? ये आपकी दी गई है 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब पूछा क्या क्या गया है, जरा देखिएगा। पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 23। तो यहां से यहां तक का ये है 10, ये है 13, तो ये गैप कितना हो गया? 23। तो पहला सही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई, ये वाली वैल्यू 5 है, ये कितनी है? 10, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है? 15। डेल्टा एच आपका कितना है? 5, बिल्कुल सही। और रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। तो ये सही जवाब हो गया इसका ऑल। ओके, इसके बाद इंटीजर टाइप में आते हैं। क्या कहते हो? कहा गया है नंबर ऑफ कंपाउंड विच अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन फास्टर देन बेंजीन। कौन से ऐसे हैं जिनमें नाइट्रेशन बेंजीन से ज्यादा तेजी से होता है? क्या लगता है? पहला है, ठीक। दूसरा है नाइट्रेशन, दूसरा है, दूसरा भी है ना, क्या दिक्कत है? NR2 है ना, तो होगा ना फास्ट। ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही नहीं है, चौथा सही नहीं है, पांचवा सही है, छठा सही नहीं है, सातवां सही है, जो H वाला है वो आपका सही नहीं है, I वाला सही है, ठीक है, यानी एक और आ गया। J वाला सही नहीं है, K वाला सही नहीं है, L वाला सही है।
एल वाला सही है, तो ये कितने हो गए? 6। और कंपाउंड जो ऐसे हैं जो मेटा प्रोडक्ट देते हैं मेजर, तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे? एक तो चेन्नई आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, एच आ गया, जे आ गया, और बस कितने हो गए? जोड़ लो अब। सही जवाब है 11। कितने लोग का सही हुआ? क्या बात है बच्चों। 32, 48, 33, 33 का है 1000, 34, किसका किसका? 34 का? अच्छा अच्छा, 34 का कह रहे हो, तो देखते हैं 34 का 5 या 6 में क्या लड़ाई है। 34 पहला देगा? देगा। दूसरा देगा? तीसरा? तीसरा नहीं देगा। चौथा? पांचवा? हाँ हाँ, ऐसा किसने कहा? ये ऑक्सीडाइज होकर ये नहीं बना देता था बेटा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में। तो पहला दे रहा था, दूसरा दे रहा है, तीसरा नहीं दे रहा है, चौथा दे रहा है, पांचवा दे रहा है। अब तक कितने आ गए? 1 2 3 4। छठा नहीं दे। सातवां? ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसके लिए क्या कहते हो? ये OH का अटैक होगा तो क्या बाहर चला जाएगा? ये आ गया इधर, आपका बन गया पहले CH(X3) टाइप का कंपाउंड बन गया, अब OH आया, क्या कराओगे? इधर अटैक, ऊपर नीचे ये वाली चीज बाहर। क्या कहते हो? बनना चाहिए नहीं चाहिए? हाँ हाँ, रिपल्सन से क्या फर्क पड़ेगा? ये वो वाला था ना कि जो AlCl3 वाला हो, फिडिल क्राफ्ट वाली हो, वो चीज तो है नहीं। और यहाँ ये जो CH3 वाला कंपाउंड है वो तो प्रेजेंट है ही, ये वाला भी टेस्ट परफॉर्म करेगा। लास्ट वाला करेगा। टोटल आंसर 34 का है 6। 35 का है 5। कोई डाउट बच्चों? 36 आसान था ये तो, आगरा। और 37 का बॉम्बे। कोई डाउट? 38 चेन्नई, ठीक है। 39 आगरा। मुझे बताओ बच्चों, ऑर्गेनिक में कहां तक देखा था हम लोगों ने? लास्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक वाला खोलो। कोलवेज रिएक्शन देखी थी, ऑर्गेनिक खोलो। ओके, नोट लिखवाया था मुल्किन बारकर टेस्ट वाला, ठीक है ठीक। नोट का पहला पॉइंट लिखा था आपने,
दूसरा पॉइंट लिखिएगा। सुनो सुनो सुनो, चालू करें बच्चों। देखो बच्चों, क्या, हाँ ऑर्गेनिक वाले में ही आगे जो नोट 1 लिखा था ना आपने, 2 नोट थे, तो तीसरा कर लेना, तीसरा कर लेना। देखो बच्चों, हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी इससे पहले, जहां पर हम लोग ने आइसोसाइनाइड टेस्ट पढ़ा था, याद है आपको? आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या था? आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके साथ होता था? 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन RNH2 एलिफेटिक या एरोमेटिक लिए जाते थे और उसकी रिएक्शन करी जाती थी। मैंने कहा था आपको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, सबने नहीं बनाए हैं ना, ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अभी भी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी भी चीजें हाथ से निकली नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सबका बिल्कुल हर चीज अपग्रेडेड नहीं रहती है, कहीं कहीं लूप होल रहते हैं, ठीक है। तो आप उन पर अगर काम करना चाहोगे ना, तो अभी भी काम हो जाएगा बहुत आराम से। पूरा फोकस रहना चाहिए अपना कहां पर? जो पार्ट 1 अपना बोर्ड एग्जाम आने वाला है उस पर, उससे रिलेटेड सारी चीजों को अपन को कंप्लीट करना है हर हाल में, ठीक। ऐसा सिलेबस की टेंशन तो नहीं है ना, कि बचा है बहुत सारा केमिस्ट्री में, कि बहुत दिक्कत है, परेशानी है, तो बताओ। नहीं, आराम से हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक। आप तो करते चलो। और मैंने कहा ना, अगर आप करना चाहोगे ना, थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, उसके लिए प्लान जैसा मैंने आपको दिया था, रिवीजन वाला प्लान, मुझे पता है कि रिवीजन वाला प्लान सभी लोग ने 100% नहीं फॉलो किया होगा या कर नहीं पाए होंगे, कुछ तो भी हुआ होगा, लेकिन आप हार मत मानिएगा। थोड़ा बहुत होने से ना टेंशन मत हो जाया करिएगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, सबके साथ होता है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। आप लेकिन छोड़ो मत, आप अगला प्लान बनाओ, आके पूछो सर मेरा इतना छूटा है, ये बताओ इसके लिए क्या क्या करूं। तो मैं हमेशा सबसे पहले क्या कहूंगा कि जो करंट में चल रहा है ना, इसको बिल्कुल मत छोड़ो, इस वाले को बहुत अच्छा कर लो, और उसके बाद धीरे धीरे, जैसे 15 तारीख को ऑफ रहेगा आपका, 15 तारीख को ऑफ रहेगा, उसके लिए प्लान सोच लो कि यार मेरा ये जो टॉपिक है ना मेटलर्जी, इसकी शीट नहीं हो पाई है, या मेरा इसका जो प्यूरिफिकेशन वाला वीडियो नहीं हो पाया, इसको। और बहुत सारा टारगेट मत बनाओ कि आज से दौड़ना चालू कर रहे हैं, कहां तक दौड़ेंगे, यहां से तिगरा तक लगातार दौड़ना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद वापस आना है, फिर पानी पिएंगे। तो कैसे हो पाएगा, ठीक ना, कैसे हो पाएगा? आप टाइम टेबल बनाने बैठे और 8 बजे से आपने लिखना चालू किया कि 8 से 8:30 ऑर्गेनिक, और 8:30 से 8:45 तक इनऑर्गेनिक, 9 बजे कोर्स खत्म। ऐसा तो इतना बड़ा टारगेट नहीं, आप छोटा छोटा कि यार हमें मेटलर्जी का जो काम है ना इसको कर लेंगे, सरफेस का जो काम है इसको कर लेंगे। जैसे जैसे आप दौड़ना चालू करोगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आज हम यहां से आ गए, कल थोड़ा और आगे जाएंगे, परसों थोड़ा और आगे जाएंगे। प्रयास करते रहोगे ना, तो फिर सिर्फ प्लानिंग से भी नहीं होने वाला कि बैठ गए हाँ यहां से दौड़ना है, दौड़ना तो है, और सिर्फ प्लान बना रहे, उससे करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करते जाओ और होगा, आराम से होगा। बच्चों टेंशन मत लो, हमने पहले ही कहा ना सबके साथ हर चीज ऐसी नहीं चलती, और आप तो वैसे भी कोरोना की पैदाइश हो, तो आपके साथ तो थोड़ा सा और गड़बड़ हुआ है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। कभी तबीयत खराब हो गई, कभी घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, थोड़ा 19-20 होता है, तो टेंशन मत लो, बस आप करते चलो अच्छी तरह से। और जहां पर भी परेशान होना, तो परेशान होने के बाद 10-12 दिन परेशान हो गए, उसके बाद मेरे पास आए तो क्या फायदा? आप जब परेशान हो तो ही आ जाओ, तो उसके तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। परेशान हो रहे हैं, फिर घर वालों को परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। अभी फोन आया था एक बच्चे को, मेरी तो सर दम निकल गई, दम निकल गई सर, दम निकल गई। RCH CH3OH। अब मेरी बात सुनो, ये देखो बच्चों, अगर जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा ना कि आइसोसाइनाइड टेस्ट वाली बात पूछी,
आइसोसाइनेट टेस्ट, तो आपने कहा आइसोसाइनेट टेस्ट होता है 1 डिग्री एमीन के साथ, चाहे 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। तो बच्चों बाकी सबके साथ, जैसे ये दोनों एमीन जो मैंने लिखी है, ये 1 डिग्री कैसी है, एलिफेटिक है, ये कैसी है, एरोमेटिक है। यदि मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CHCl3 और NaOH के साथ, याद आया, तो इनसे बैड स्मेल आती थी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ RNC। तो देखो एरोमेटिक और एलिफेटिक कैसे डिफाइन किए गए हैं एमीन के केस में। तो यदि NH2 ग्रुप डायरेक्ट आपका बेंजीन के साथ लग जाए तो इसको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक। अगर आपसे कोई कहे कि ये कैसा है, यहां मैंने CH2NH2 कर दिया, तो इसको आप क्या कहोगे, ये एलिफेटिक है। जैसे मैंने कहा यहां पर, इधर मैंने कहा ये बेंजीन है, यहां CHO। अब मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा सा याद दिलवाओगे कि टॉलेंस रिएजेंट कैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता था, सारे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सबके साथ टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करता था, पॉजिटिव टेस्ट देता था और सिल्वर मिरर भी बनाता था। तो यहां सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसा कार्बोनिल कंपाउंड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अच्छा, यही मैं CH2 लगा देता ना तो क्या हो जाता, वो एलिफेटिक हो जाता। तो ये जो जनरल थॉट है एलिफेटिक और एरोमेटिक का, वो ये है जनरल कहानी कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसको आप कहते हो क्या, एरोमेटिक, और यदि इसके बीच में एक कार्बन आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एलिफेटिक। लेकिन यहां जरा देखिए, ये कैसा, ये कैसा, एलिफेटिक, ये कैसा, ये थोड़ा सा फिनॉल के केस में लफड़ा है। मतलब जब अल्कोहल के बारे में बात करते हो ना कि ये और ये, तो इसको ना एलिफेटिक बोलते हैं आप, ना इसको एरोमेटिक बोलते हैं, ये अलग ही कैटेगरी है। ये क्या है आपका, फिनॉल, ये अलग कैटेगरी है, ना ये एलिफेटिक है ना ये एरोमेटिक है। एलिफेटिक कौन से, ये वाले, एरोमेटिक कौन से, ये वाले। अब जरा देखो मेरी बात सुनो, क्यों उसको अलग रखा गया। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे लुकास रिएजेंट टेस्ट की, मुझे बताओ क्या ये लुकास रिएजेंट टेस्ट देगा, देगा, टर्बिडिटी देगा ना, कितने मिनट में, 5 से 10 मिनट में देगा तो सही। ये वाला अब देगा मंजे कि नहीं देगा, कितने लोग कहते हैं पागल है ये तो नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा। अच्छा, कितने वाले अरे यार ये तो देगा ही देगा। कुछ तो लैंग्वेज पर जाते हैं कि सर ने ऐसा बोला तो इसके हिसाब से मैं ऐसा। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल हो रहा है। यहां का पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है क्या वो स्टेबल है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है तो ये भी आपका क्या करेगा, विक्टर में लुकास रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा। अच्छा, मैं यदि आपसे कहूं विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट ये देगा, देगा, ये क्यों नहीं, अल्कोहल बिल्कुल देगा। तीसरा, यदि मैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में बात करूं, ये नहीं देगा, ये नहीं
नहीं देगा। चौथा, लिटमस टेस्ट। देखिए केमिस्ट्री में इस वक्त कई जगहों पर आपको दिक्कतें आएंगी। कारण क्या है ना, अगर आप बिल्कुल भयंकर पढ़ के चल रहे होगे तो सारी चीजें दिमाग में सेट होंगी तो दिक्कतें कम आएंगी, लेकिन थोड़ा भी ऊंच नीच होगा ना तो बहुत दिक्कतें आएंगी। यहां लिटमस टेस्ट बताओ, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। पहले इन पर चर्चाएं कर लेते हैं। पहले बताओ, लुकास रिएजेंट समझ में आया? विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता था? आरबीसी। अपन क्या करते थे पहले क्या मिलाते थे? P+I2, तो उससे OH कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? I के अंदर। फिर क्या करते थे? AgNO2 मिलाते थे, यही मिलाते थे ना। यहां आ जाता था क्या? NO2 वाला कंपाउंड आ जाता था। फिर अपन HNO2 मिलाते थे, यहां आपका कुछ बाजू में NO वाली चीज आ जाती थी। फिर लास्ट में बेस मिलाते थे और कंपाउंड बन जाता था। यहां कहीं पर भी रिएक्शन, क्या आपको लग रहा है कि यह प्रोसेस नहीं हो पाएगी जो भी आपने बोली? जैसे मैंने कहा, फर्स्ट आपने रिएक्शन कराई P+I2, I आ गया। फिर आपने रिएक्शन कराई AgNO2, तीसरी स्टेप HNO2, और चौथी स्टेप थी बेस। तो जरा देखो क्या हो रहा होगा। यहां पर पहले आ गया ये कंपाउंड बन गया, यानी यहां आ गया CH2I। दूसरी स्टेप के बाद क्या कंपाउंड बन गया? यहां आ गया CH2 और NO2, सही है। यहां का H इसको मिल गया था, वाटर निकलने के बाद इधर आकर NO जुड़ जा रहा था। थोड़ा सा याद आया ये चीज? NO आ गया, यहां पर NO2 आ गया। देन हो जाती थी क्या? टॉटोमेरिज्म। यहां आ जाता था ये NO2, भूल गए होगे, जाहिर सी बात है। यहां टॉटोमेरिज्म आ गया, ये बन गया। और फिर हो जाती थी रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ, और कलर आ जाता था कंपाउंड का। ये था विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। तीसरा जरा देखो, ब्रोमीन वाटर, ये देगा क्या? एलिफेटिक के केस में तो ये टेस्ट तब होता था जब कंपाउंड में क्या चीज होती थी? अनसैचुरेशन होता था, तभी तो टेस्ट होता था। बोलो बच्चों। यहां पर ये बताओ, यदि यहां पर आपका फिनॉक्साइड आयन होता था तब तो वो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ा देता था, और जब वो यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ाता था तब जाकर Br जुड़ जाते थे। क्या यहां पर Br3 जुड़ पाएंगे? क्या नहीं हो पाएगा। इधर आ जाओ, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट किस चीज के कारण होता है? कि पर्टिकुलर चीज वाटर के अंदर अपना H+ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। क्या ये पानी के अंदर अपना H+ दे पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि हम सबको पता है यदि हम ले लें एसिड, वाटर और एल्कोहल, तो उनके अंदर एसिडिक नेचर का क्या ऑर्डर चलता है? ये ऑर्डर है ना। वाटर अल्कोहल से कैसा है? ज्यादा एसिडिक है, वो एक्सेप्ट आपको पता है केस है, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल यदि बात करो तो अल्कोहल कैसे है? अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है। तो क्या ये अपना H+ वाटर से को दे पाएगा? क्या नहीं। क्या ये दे पाएगा? क्या ये दे पाएगा? क्या हाँ, ये आपका वाटर से ज्यादा एसिडिक है। अब जरा यही टेस्ट इस पर सोचते हैं कि इसको क्यों अलग कैटेगरी में रखा गया। जरा देखो, अगर मैं लुकास रिएजेंट टेस्ट कराऊं, लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट टेस्ट होने के पीछे का कारण क्या था? यहां स्टेबल पॉजिटिव चार्ज का बन जाना। बोलो बच्चों, यहां पर भी स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बन जाना। ये बताओ, क्या यहां पर फिनॉल के केस में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनेगा? क्या ये तो बेंजीन के ऊपर आएगा ना।
और बेंजीन पर ये चीज तो रेजोनेंस कर सकती है, लेकिन क्या बेंजीन पर ये चीज भी रेजोनेंस कर सकती है? नो, ये चार्ज तो मोशन ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलर चीज जो है, फिनॉल जो है, वो आपका परफॉर्म नहीं करेगा लुकास रिएजेंट टेस्ट। देखिए ये एलिफेटिक और एरोमेटिक से अलग है। जरा अगला देखो, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, जरा सोचो, P+I2 से मान लो आपने I लगाने की कोशिश कर ली, फिर अगले अटैक कहां से होते थे? बैक साइड से होते थे। क्या हो पाएंगे? वो भी छोड़ दो, आप आगे सोचो, NO2 के बाजू वाले कार्बन से H हटाते थे, क्या हटा पाओगे आप? कुछ नहीं है। यानी ये आपका विक्टर मेयर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगला देखो जरा सा, Br2 वाटर, ये नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, ये आपका Br2 वाटर टेस्ट परफॉर्म करेगा। लिटमस टेस्ट, जो लिटमस टेस्ट है वो आपका कर दिया जाएगा फिनॉल से। इसीलिए इसकी कैटेगरी को ना एलिफेटिक कहा गया है ना एरोमेटिक कहा गया है, इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, इसको कहा गया है क्या? फिनॉल। तो ये था नोट का तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट। जल्दी से इसको टीपिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां हम लोग ने एक छोटी चीज सीखी, और वो चीज क्या है कि जैसे हम बाकी ग्रुप्स में यदि कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसको हम एरोमेटिक कह देते हैं, लेकिन ऐसा अल्कोहल के केस में नहीं होता। अल्कोहल के केस में जब OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसको अलग कैटेगरी दी जाती है, उसको कहा जाता है फिनॉल, और वो ना एरोमेटिक है ना एलिफेटिक है। देखिए, जैसे अभी हम लोग ने बात करी विक्टर मेयर टेस्ट की, वो आपका डिस्टिंग्विश करता था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को, वैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पता करने के लिए जो मेरे पास टेस्ट है उसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? ये होता है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। कैसे इसको बनाते हैं? ये ऐसा है, ये एरिल मतलब एरोमेटिक से रिलेटेड है, ये है आपका सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये आपका एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है। और जब आप रिएक्शन कराते हो 1 डिग्री एमीन की इस कंपाउंड के साथ, तो इससे फॉर्मेशन होता है वाइट कलर के पीपीटी का, जो कि सॉल्युबल होता है बेस के अंदर। जब आप 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराते हो, अभी समझ में आ जाएगा, एक सेकेंड, सेम कंपाउंड के साथ, तो आपका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है जो इनसॉल्युबल होता है बेस के अंदर, और
3 डिग्री के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है। चलिए समझते हैं जरा यहां क्या हो रहा होगा। देखिए बच्चों, ये मैंने लिया एक 1 डिग्री का एमीन RNH2 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी इस कंपाउंड के साथ S डबल बॉन्ड O Cl, इधर बेंजीन। आप मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या किया जाए? यहां पर एक चीज हो सकती है, इसके पास लोन पेयर अटैक ऊपर नीचे, क्या बाहर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बाहर। ठीक, यहां इसका अटैक इस पर, तो देखिए यहां से क्या बन गया, यहां से फॉर्मेशन हो गया S डबल बॉन्ड O, सही बनाया मैंने। इधर आ गया NRH, इधर आ गया, चेक करो जरा सा, यहां 2 H थे बच्चों, 2 H थे। क्या हुआ, जब इसका अटैक इस पर हुआ होगा तो इस पर क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां से क्या हटा और यहां से क्या हटा, यानी ये क्या हटा दिया इसने, सही लिखा मैंने। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये समझ में आ रहा है? हटने के बाद चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आ रहा है और वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रेजोनेंस करके 2-2 ऑक्सीजन पर जा रहा है, मतलब ये कैसी हाइड्रोजन है? एसिडिक। अब देखो मेरी बात सुनना, ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड जो है यही क्या है? व्हाइट कलर का, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? व्हाइट कलर का पीपीटी है। ठीक, और इसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। इसके साथ यदि आप रिएक्शन करा दो बेस की KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा? सॉल्ट, और ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? सॉल्युबल। तो 1 डिग्री एमीन के साथ जो पीपीटी बनता है वो क्या लिखा गया है? सॉल्युबल इन बेस। क्या आप अब ये दिमाग लगा सकते हो कि 2 डिग्री में जो पीपीटी बन रहा है वो बेस में सॉल्युबल नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसके पास, बहुत बढ़िया, वो ऐसा होगा, जरा इस देख लेते हैं एक सेकंड, यहां N, यहां H, यहां R, यहां R, यही है 2 डिग्री। ठीक, फिर से सोचिए, S डबल बॉन्ड O, इधर Cl, फिर से हुआ इसका अटैक ऊपर नीचे, ये बाहर हो गया। फिर से जरा देखो बच्चों, यहां वाला H, यहां वाला Cl, ये निकल गया, माइनस ऑफ HCl, यहां बना R N R S डबल बॉन्ड O, ये भी कैसा है? व्हाइट कलर का। लेकिन क्या यहां पर बेस यदि आप मिला भी दो तो क्या पीपीटी सॉल्युबल होगा? पीपीटी सॉल्युबल इसलिए हो रहा था क्योंकि बच्चों बन जा रहा था सॉल्ट। क्या यहां ऐसा कुछ हो पाएगा? तो पीपीटी नॉट सॉल्युबल। और लास्ट वाले में यहां पर 3-3 R ग्रुप आ जाएंगे, जिसका क्राउडिंग के कारण इस पर अटैक नहीं हो पाता है। तो 3 डिग्री वाले केस में नो रिएक्शन। टिप्स, 2 डिग्री एमाइन वाले में इसका अटैक इस पर हुआ, ठीक है, अटैक ऊपर नीचे बाहर, ये Cl बाहर निकल के गया, यहां का H और यहां का Cl ये आपका रिमूव हो गया, HCl बाहर चला गया, ये पूरी चीज जाकर यहां जुड़ गई। चूंकि यहां कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसलिए बेस के साथ अब रिएक्शन नहीं हो पाई, और यदि बेस के साथ रिएक्शन नहीं हो पाई, सॉल्ट नहीं बना, तो ये पीपीटी का पीपीटी ही बना रह गया।